यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो डिस्कस करेंगे आज। क्या डिस्कस करेंगे? बेसिकली आज हम बात करेंगे जो अलग अलग थियोरीज आई हैं इस बार सीटेट में, जो जनरली नहीं पूछी जाती थी। जैसे फ्रॉइड की थियोरी है, इंसाइटफुल लर्निंग पे क्वेश्चन है, और भी इस तरह के एक दो क्वेश्चंस हैं जो जनरली नहीं देखने को मिलते थे। और आपके प्याजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग तो हैं ही। तो जो थियोरीज हैं इंपॉर्टेंट, उनसे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको समझेंगे। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। ये कहने की बात ही नहीं है, समय कम से कम व्यर्थ करेंगे और क्वेश्चंस पे आएंगे। आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 20 क्वेश्चंस रखे हैं, ताकि एक तो डिटेल में समझ सकें हम कॉन्सेप्ट्स को, और दूसरा क्योंकि कुछ नई थियोरीज है ना, और दूसरा ये कि समय भी हमारे पास कम है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरीज आर नोन टू ब्रेक इंटेलिजेंस डाउन इनटू वेरियस बेसिक स्किल्स दैट पीपल एम्प्लॉय टू टेक इन इंफॉर्मेशन प्रोसेस and then use it to reason and solve problems. Who is best known for propounding such theory? थोड़ा सा घुमा करके इन्होंने पूछ दिया क्वेश्चन। जनरली नहीं पूछा जाता है। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो इंटेलिजेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, और मल्टीपल इंटेलिजेंस या मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस आपको लिखा हुआ वहां दिखता है। लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, प्रभु पेट पे बाण मारिए, मुश्किल क्वेश्चन बनाइए, तब जाकर के ये थोड़े से दुखी होंगे। देखिएगा, हालांकि ये थियोरी हम करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो मैंने स्टर्नबर्ग की थियोरी है, इसमें गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग सभी, है ना। सभी जो है इसमें गलत जवाब दे रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। बी ऑप्शन कह रहे हैं जीन प्याजे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कभी पढ़ी है क्या जीन प्याजे ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, इंटेलिजेंस की थियोरी पढ़ी है आपने जीन प्याजे की? नहीं पढ़ी। ठीक, तो अगर हम देखें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियोरीज, यानी कुछ थियोरीज ऐसी हैं जो इंटेलिजेंस को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की तरह देखती हैं, आर नोन टू ब्रेक इंटेलिजेंस डाउन इनटू वेरियस बेसिक स्किल्स that employ to take in information, process it and then use it to reason and solve problems। यानी जो सूचना प्रसंस्करण के सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं कुछ बुनियादी कौशलों का प्रयोग करते हैं। ये आपके सीटेट का ही अनुवाद है, इतना सुंदर खुफिया जानकारी लिख दिया इन्होंने, सूचना प्रोसेसिंग को, जो भी आपका प्रसंस्करण होता है उसको। तो ये जो बात कही है ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कही है, या उन्होंने कही भी नहीं है तो उनकी जो थियोरी है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियोरी भी कह दी जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ कंपोनेंट्स को यूज किया जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करेगा। तो इनकी जो थियोरी है उसका नाम है ट्रायआर्किक थियोरी। जेपी गिलफर्ड ने तो SOI मॉडल दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस या 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, और ये वही जेपी गिलफर्ड हैं जिन्होंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस की बात की है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, है पूछा है हु इज द फादर ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक। हिंदी में इन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत के जनक। देख रहे हो ट्रांसलेशन, ये सीटेट वालों का ट्रांसलेशन है, CBSE कर रही है ये इतना सुंदर ट्रांसलेशन कि हिंदी में नाम भी नहीं पूछा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, हु इज द फादर ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक, हमें पता है एक प्यारे से व्यक्ति हैं जिनका नाम गार्डनर है, और इन्होंने ही कहा कि भैया IQ से मत जज करो, बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई IQ का एक सिंगल स्कोर नहीं है, आप अलग अलग तरह से बुद्धिमान हो सकते हो, बुद्धि के 8 प्रकार हो सकते हैं। ये हमारी NCERT कहती है, क्योंकि इनके प्रकार 9 और 11 तक भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो गूगल के लिए छोड़ दीजिए उनको। जो आपके ऑथेंटिक प्रकार हैं वो 8 हैं, और इन्होंने एक बुक दी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें इन्होंने बात की थी 1983 में। उस टाइम पे 7 थी, बाद में 8 हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। इंसाइटफुल थियोरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। अब जनरली ये सीटेट में पूछता नहीं था, ये आपसे पंगे लिए हैं इन्होंने बिना मतलब कि ज्यादा पढ़ा है कि नहीं। इंसाइटफुल थियोरी, इस पे एक बार क्वेश्चन आया जीवन में, वो भी 2011-12 का टाइम था, तब से तो सिलेबस भी चेंज हो गया था उस टाइम के बाद से। तो अगर हम सीटेट की बात करें, बट ठीक है एक आध नंबर में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल का मतलब है सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत। देख रहे हैं अब ये इनकी हरकतें देखो आप, हिंदी में लिख दिया है व्यावहारिक सिद्धांत और इंग्लिश में लिखा है क्या, सूझ का सिद्धांत। तो आपको इस सिचुएशन में एक बार इंग्लिश में झांक के देख लेना है कि सरकार कहा क्या जा रहा है, क्योंकि व्यावहारिक सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत है नहीं। पहली बात तो बिहेवियरल थियोरी नहीं है, कोई नाम है बिहेवियरिज्म में, व्यवहारवाद में थियोरीज के नाम है। जैसे थॉर्नडाइक की थियोरी का नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर है, कनेक्शनिज्म है, बॉन्ड थियोरी बोल देते हैं कई लोग, प्लेजर एंड पेन थियोरी बोल देते हैं, स्टिमुलस रिस्पांस थियोरी बोल देंगे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, व्यावहारिक सिद्धांत। अगर बिहेवियरिज्म का कोई व्यक्ति पूछा होता या उनकी थियोरी किस पे बेस्ड है ये पूछा होता तो समझ में आता। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया अपने आप में। तो थॉर्नडाइक तो इसका जवाब होंगे नहीं, क्योंकि एक तो इंग्लिश फाइनल होता है। जब हिंदी और इंग्लिश में अगर कंफ्यूजन है आपको, तो इंग्लिश में जो सही लिखा होगा, मतलब सही उसको माना जाएगा जो इंग्लिश की साइड लिखा है, ऐसा पेपर कहता है, मैं नहीं। ठीक, तो ये गार्डनर भी नहीं है, ये व्यक्ति है कोहलर। हल और टॉलमैन का जो सिद्धांत है
वो न्यू बिहेवियरिस्ट हैं टॉलमैन, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हल ड्राइव रिडक्शन की बात करते हैं। अगर हम बात करें, इन्होंने साइन लर्निंग की बात की है। कोहलर हैं एक व्यक्ति, वोल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग दी है, सूझ का सिद्धांत दिया है। ये वही कोहलर हैं जिन्होंने एक सुल्तान नाम का, मतलब चिंपैंजी तो कई सारे थे बट जिसका प्रयोग फेमस है वो है सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था। वो सुल्तान नहीं है, रे सुल्तान वाला सुल्तान नहीं है मूवी वाला, दिस इज मतलब इट्स अ चिंपैंजी, ठीक है। तो कोहलर ने इंसाइट क्या होता है, अचानक से दिमाग की बत्ती जल गई मेंटोस खा करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फटाफट से जवाब दीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, हु प्रोपाउंडेड द साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनैलिटी। कल भी हमने इस पे बात की थी, क्योंकि ये पेपर में पूछा हुआ है तो इसको आज थोड़ा सा डिटेल में भी जान लेंगे कि जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, या यहाँ पे साइकोसेक्सुअल थियरी भी लिख सकता था, या यहाँ पर साइको डायनेमिक थियरी भी लिख सकता था, 2-3 नाम इसके हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हु प्रोपाउंडेड दी साइको एनालिटिकल थियरी, यानी किसने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। तो 81% लोग, सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं भी बताई। आज कल मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था तो आप लोग क्रिएटिव हो ही गए, तो किसी ने लिखा हुआ था कि जो मन की 3 अवस्थाएं हैं, मन की 3 अवस्थाएं बोले तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो ये मन की बात करते हैं, यानी माइंड की बात कर रहे हैं, और इसीलिए माइंड क्या हो जाता है, फ्राई हो जाता है। तो भेजा फ्राई से इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड को याद रख लिया। तरह तरह के लोग हैं हमारे यहाँ, है ना, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली मन की 3 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। उनकी थियरी का नाम है साइकोसेक्सुअल यानी मनोलैंगिकवाद का सिद्धांत, साइको डायनेमिक भी बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद का, और साइको डायनेमिक, साइकोसेक्सुअल, साइको एनालिटिकल, 3 नाम है इसके। सिंपल बात है। रॉजर्स तो ह्यूमनिस्टिक हैं, इनसे पूछेगा नहीं। मैस्लो की हायरार्की आपने पढ़ी है नीड की। देखिएगा, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज व्यूड बाय वाइगोस्की एज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वाइगोस्की के अनुसार जो विकास और अधिगम है उनके बारे में वाइगोस्की क्या सोचते हैं। विकास मतलब डेवलपमेंट, जिसमें कुछ हद तक नेचुरल भी चीजें होती है, मैचुरेशन भी शामिल है, ग्रोथ भी शामिल है, और दूसरी चीज है लर्निंग, जो एफर्ट और प्रैक्टिस या ट्रेनिंग से होती है। तो वाइगोस्की क्या सोचते हैं, लर्निंग से डेवलपमेंट आता है या डेवलपमेंट से लर्निंग आता है, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। देखिएगा, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, अब तो ये सोच लो कि बस जितना कर सकता हूं कर लेता हूं, अब तो देखेंगे बाद में। डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बारे में कितने लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं, 52% लोग। लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स डेवलपमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। एलडी से याद रखिएगा, वाइगोस्की कहते हैं, वीएलडी लिख लीजिए, वाइगोस्की कहते हैं पहले लर्निंग आती है, बच्चा सीखता है, उससे डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये एज को महत्वपूर्ण नहीं मानते। अगर आपको एनवायरमेंट या सोसाइटी और कल्चर ऐसा है जहां आप अपनी मम्मी के साथ ही रहते हैं और वो खाना बनाती हैं मान लीजिए, या पिताजी हैं, तो उनको देख देख के आपने खाना बनाना सीख लिया, अपनी भी एज से पहले भी ऐसा कई बार हो सकता है। तो लर्निंग से डेवलपमेंट आएगा, और लर्निंग प्रोसीड करती है, पहले आती है। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, जबकि पियाजे इसका उल्टा कहेंगे कि डेवलपमेंट से लर्निंग आएगी, कि जब तक बच्चा एज के अकॉर्डिंग डेवलप्ड नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तब तक लर्निंग नहीं हो पाएगी उस स्टेज को लेकर के। लेकिन वाइगोस्की ऐसा नहीं कहते, ये कह रहे हैं पहले लर्निंग आएगी, एफर्ट तो करिए, फिर डेवलपमेंट भी हो जाएगा उससे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टैटिक तो है ही नहीं, नॉन लीनियर है। ये पियाजे के बारे में डी ऑप्शन जो है वो कहते हैं डेवलपमेंट पहले आएगा, और वाइगोस्की कहते हैं डेवलपमेंट बाद में आएगा, पहले लर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये कहता है द स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। स्टेज 5 समझते हैं, कोहलबर्ग की बात हो रही है। स्टेज 5 मॉरलिटी का स्टेज 5 वाला जो लेवल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जिसको हम कह देते हैं, वहां पर कौन सी एक बात के द्वारा निर्धारित होगी मॉरलिटी, फटाफट से बताइएगा। पहला ऑप्शन है अ फ्री अग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी की बेनिफिट की बात ना 6th स्टेज में जनरली होती है। अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर के नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना। यानी अब आप यहां ये समझ रहे हैं कि सोसाइटी के भी रूल्स हैं, लेकिन मेरे भी कुछ अधिकार हैं, अगर जरूरत पड़े तो उन रूल्स को बदला जा सकता है। ये बात 5th स्टेज पे ही होती है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 50% लोग। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं द नीड टू अपीयर टू बी अ गुड पर्सन, ऐसा भी नहीं है। ये तो 3rd स्टेज हो गई। बात रही मॉरल रूल्स को फॉर्मुलेट करने की जो एथिक्स को बाईपास कर जाएं, तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ही वो एथिक्स को ऐसे मॉरल रूल्स बनाएगा जो एथिक्स से परे हों। वो ये देखना चाहता है इस टाइम पे सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से एक्सप्लोर करेगा कि कुछ रूल्स बदले भी जा सकते हैं यदि वो समाज के भले में नहीं है तो, ठीक है ना। अगर हम बात करें, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है
concrete operational stage in Jean Piaget's theory of cognitive development corresponds to the age group। इससे आसान क्वेश्चन आज के लिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं कई लोगों को। अगर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो SPCF ये 4 स्टेजेस हैं पियाजे की। S फॉर बोले तो सेंसरी मोटर जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, 11 से 15 फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पूछा है 7 से 11, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी जवाब सही दे रहे हैं, 77% लोग ही सही दे रहे हैं, मतलब आज स्पीड ज्यादा है तो आप लोग कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, समय ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, ये कहता है सीइंग अ हॉर्स, यानी एक घोड़ा देखा बच्चे ने, एक 3 साल का बच्चा है जिसने घोड़े को देखा। अ 3-year-old चाइल्ड एक्सक्लेम्ड वाओ सच अ बिग डॉग, यानी 3 साल के बच्चे ने कहा एक घोड़े को देख के अरे कितना बड़ा कुत्ता है ना, क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं, घोड़े के भी 4 पैर हैं, और उसने कहा सच अ बिग डॉग। एज पर जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिस रिस्पॉन्स बाय चाइल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। किस चीज का उदाहरण है जीन पियाजे के अनुसार? एसिमिलेशन है, मेक बिलीव प्ले है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, या डेफर्ड इमिटेशन है। एक तो हमें ध्यान रखना है कि किस चीज का, कि 3 साल का बच्चा है, तो फिर हम क्या करें, स्टेज तो पूछी नहीं है। मेक बिलीव प्ले ये हो नहीं सकता, क्योंकि मेक बिलीव प्ले में होता है कि आप डॉक्टर खेल रहे हैं, वो 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है जब। ऑब्जेक्ट परमानेंस के ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं हुआ है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऐसी भी बात नहीं हो रही। डेफर्ड इमिटेशन होता है, बच्चे ने मम्मी को मेकअप करते हुए देखा, जन्म से 2 वर्ष में ही होता है ये भी, और किस दिन वो भी मेकअप पोत करके बैठा हुआ है। लेकिन ये एसिमिलेशन का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आत्मसातीकरण का उदाहरण है, कि बच्चे के दिमाग में जो स्कीमा था, जो उसने एसिमिलेट किया हुआ था, उसी को उसने देख के बोल दिया कि भाई हॉर्स नहीं है, डॉग है। लेकिन अगर इसको ठीक करना हो, किसी ने बताया होता कि बेटा ये हॉर्स होता है, तो उसको एकोमोडेट करना पड़ता, नया स्कीमा बनाता या फिर मॉडिफाई करता स्कीमा को। तो ये एसिमिलेशन है, क्योंकि यहां ये बात नहीं हुई है कि इसको चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। जो उसके दिमाग में पहले से एसिमिलेटेड है, मान लीजिए मेरे दिमाग में बॉटल को थ्रॉटल कहते हैं अगर, तो मैंने बॉटल को थ्रॉटल बोल दिया, तो मेरे दिमाग में तो यही एसिमिलेटेड है कि भाई ये तो थ्रॉटल ही होता है। तो अगर हम बात करें, या पेन को मैंने कार बोल दिया, मेरे दिमाग में स्कीमा बना हुआ है, मैंने एसिमुलेट किया हुआ है कि इसको कार बोलते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, ये बेकार निकला। छोड़िए, मैं बहुत ही वाहियात एग्जांपल्स ले रही हूँ, मतलब एग्जांपल्स नहीं, शब्दों का प्रयोग। कहाँ सो रही हो तुम आज? तुम्हारा भी पेपर है, तुम भी टेंशन में आ गई हो। देखिएगा, तो एसिमुलेशन यानी आत्मसातीकरण, जो बच्चे के दिमाग में एडिट था वही उसने बोल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। घबराना नहीं है आपने, पेपर की डेट बेशक आ गई है, लेट आज हम बेशक चल रहे हैं, बट डोंट वरी। As per Lev-Vygotsky's theory, which of the following is an effective strategy of scaffolding the teaching learning process? Scaffolding समझते हैं, temporary help, है ना? Temporary help मतलब अस्थायी मदद, जहां बच्चा अटके उसको वहां मदद दे दीजिए, तो वो हो जाएगी scaffolding। ठीक है या नहीं है? जवाब दीजिए फटाफट से। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 26,777 लोग जुड़े हुए हैं, 10,000 लोगों ने लाइक किया है। कहाँ हैं बाकी के 16,700 लोग हैं? टैक्स लगता है क्या? देखिए, सी ऑप्शन 90% लोग कह रहे हैं। समझते हैं। प्रोवाइडिंग रिजिड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, सारी प्रॉब्लम को खुद नहीं सॉल्व कर देना है कि आपने स्टेप बाय स्टेप बता दिया और वो भी रिजिड तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इसको स्कैफोल्डिंग नहीं कहते। पनिश करना, पनिशमेंट रिवॉर्ड की बात पियाजे वाइगोत्स्की करते नहीं है, कल ही समझा था हमने। गिविंग हिंट्स एंड क्यूज, ये बात सही है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है हिंट्स दे दिए, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दिया, आधा सॉल्व कर दिया, जहां पे बच्चा अटके जिस स्टेप पे उसको समझा दिया, क्यूज दे दिए, है ना। आर स्टक एट सम पॉइंट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बच्चा जहां अटक रहा हो उसको वहां मदद दे देना, स्कैफोल्डिंग या मचान या टेम्परेरी हेल्प या पाड़ या ढांचा कहलाता है वाइगोत्स्की के अनुसार। नॉन इंटरफेरेंस, ऐसा नहीं है कि आप इंटरफियर ही नहीं कर रहे, बच्चा अटका पड़ा है किसी स्टेप पे, आप कह रहे हैं अपने आप करो, वो नहीं है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही दे पाए इसको? 80%। कितने? 99 है। कमाल कर दिए हैं। बाद में दिया होगा मेरे बताने के बाद, तुमने देखा होगा। ये लोग चीटिंग कर लेते हैं 1 मिनट में, जैसे ही बता दो फिर ये वही कर देते हैं। लेव वाइगोत्स्कीज आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, वाइगोत्स्की का क्या विचार है भाषा और विचार को लेकर? समझ रहे हैं, वाइगोत्स्की का विचार भाषा और विचार को लेकर के, यानी वाइगोत्स्की लैंग्वेज और थॉट के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, लैंग्वेज एंड थॉट की जो लड़ाई है वो वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच है, हालांकि इनकी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, बट विचारों की बात है। तो अगर हम बात करें जो विचारों की लड़ाई है कि भाई पहले लैंग्वेज आता है कि पहले थॉट आता है, ये पूछा है, तो आपको पता है वाइगोत्स्की नहीं, पियाजे के अकॉर्डिंग थॉट पहले आएगा, यानी थॉट जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज से पहले आएगा। तो थॉट लैंग्वेज से पहले टीएल किसके अकॉर्डिंग होता है? पियाजे के अकॉर्डिंग। तो टीपीएल या पीएलटी, जो आपका मन करे याद रख लीजिएगा। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की ये नहीं कहते कि पहले लैंग्वेज आती है, उल्टा नहीं कहते हैं वाइगोत्स्की। लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब आप सही समझ रहे हैं 71% लोग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज नहीं, डेवलपमेंट तो
लर्निंग से आ रहा है ना इनके यहाँ, ठीक है ना। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, ऐसा नहीं है, पैरेलल चलते हैं। कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं है। इन्होंने कहा है लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा क्या है, एक टूल है, संज्ञानात्मक विकास के लिए एक यंत्र का काम करेगी। यानी हम लैंग्वेज से, अभी आप लैंग्वेज के माध्यम से ही तो सीख पा रहे हैं, आपका संज्ञानात्मक विकास, यदि आपकी समझ बेहतर हो रही है किसी की बात को सुन करके, कोई किताब पढ़ करके, संस्कृति में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके, तो क्या हुआ, जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज ने टूल की तरह काम किया आपकी समझ को बेहतर करने में। तो बच्चे की समझ बेहतर हो रही है किस टूल के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, जो वो स्कूल में जाकर के किताबें पढ़ के, टीचर से सुन के, आसपास हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे संज्ञान बेहतर होता है, ऐसा वाइगॉस्की कहते हैं। बेसिकली वाइगॉस्की कह रहे हैं सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 टूल्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आसान सा सवाल है, फटाफट से जवाब देंगे। वाइगॉस्की की थियरी मेनली किस चीज पे फोकस करती है, यानी मुख्यतः किस चीज की व्याख्या वाइगॉस्की का सिद्धांत करता है, फटाफट से बताएंगे। इंपैक्ट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी को तो इग्नोर कर दिया इन्होंने, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया। इकोलॉजिकल मतलब कोई पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं क्या, ये नहीं। दी इंपैक्ट, इकोलॉजिकल थियरी किसकी है, ब्रॉनफेन ब्रनर की है। उन्होंने 5 मॉडल्स बताए, MME MC याद कर लीजिएगा, माइक्रो, मैक्रो, क्रोनो और इसी तरह के और 2 हैं। तो ये मैंने थियरी बताई हुई है, बट पेपर में पूछता नहीं है, बट पता होना चाहिए। इकोलॉजिकल मॉडल जो है जिसमें पेरेंट टीचर मीटिंग आती है आपकी, वो ब्रॉनफेन ब्रनर ने दी है, सोशलाइजेशन की थियरी है। द इंपैक्ट ऑफ एट्रीब्यूशन पैटर्न ऑन मोटिवेशन, ये फालतू बात है कि अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को, अभिप्रेरणा की बात कोई कुछ कर ही नहीं रहे हैं वाइगॉस्की और पियाजे। द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण। आपको पता ही है वाइगॉस्की क्या कहते हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन्हीं 3 चीजों पे बेस्ड है इनकी थियरी, ठीक है। तो कल्चरल टूल्स जो हमारे सांस्कृतिक टूल्स हैं, जो संस्कृति में कहानियां चल रही हैं, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वो सब हमारे संज्ञान को बेहतर बनाती हैं एज पर वाइगॉस्की। चलें आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी में ओबेइंग रूल टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी आप नियम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि पनिशमेंट ना लग जाए। जैसे आज मेरा चालान हो गया और वो तो छोड़ दीजिए, खैर वो येलो लाइट थी उस पर रोक दिया उन्होंने यार, दिन में मुझे आदत नहीं है, दिन में मैं ज्यादा निकलती नहीं हूँ, और उस चक्कर में कॉल बीच में आ रहा था, मुझे पहुंचना था जल्दी में। हंस रही हो तुम बैठ के, हैं हंस रही हो, तो खैर वो प्यार मोहब्बत से सुलझा लिया हमने, लेकिन चलान तो हो ही गया। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट, तो अगर हम बात करें पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स का पालन करना, फटाफट से बताइए। तो रेड लाइट जंप करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलान होगा इसलिए दिक्कत है, अगर कोई ऐसा मानता है। हंस रही हो तुम, मैं ये नहीं कह रही हूं कि रेड लाइट जंप कर लेनी चाहिए, मैं ये कह रही हूं कि मान लीजिए आप पर्सनली ऐसा सोचते हैं कि रेड लाइट जंप कर लूं अगर रात हो तो, बट दिन में जो है चालान कटेगा। तो ये क्या हुआ कि आप नियमों का पालन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बड़ी अच्छी बात होती है, आप पनिशमेंट से बचने के लिए नियम का पालन कर रहे हैं। भाई वो व्यक्ति जो रात को भी रेड लाइट पे रुके और कोई ना खड़ा हो आसपास तब भी रुके, तो वो व्यक्ति तो बढ़िया एकदम, वो तो उसकी मॉरलिटी का लेवल ऊपर चला गया, वो तो 4th लेवल पे पहुंच गया लॉ एंड ऑर्डर पे, कि भाई नियमों का पालन ही करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर रेड लाइट जंप करेगा फिर दूसरा भी करेगा, फिर सब ऐसे ही करेंगे एंड ऑल, है ना। तो ये जो कहानी है ये कहती है कि भैया आप हैं बहुत ही प्यारे व्यक्ति जिसको पनिशमेंट से डर लगता है, चलान से डर लगता है, इसलिए आप नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ये जो है प्री कन्वेंशनल लेवल है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पहली ही स्टेज है। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, इन बातों में क्या ही रखा है, मुझे वो पैसे याद आ गए, छोड़ो खैर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 14, वो तभी येलो हुई होगी, मेरा ध्यान नहीं गया, वो चलते चलते येलो हुई होगी, अब क्या ही करें। देखिएगा, अगर हम बात करें I-10 में वैसे भी जाने देते थे, अब नहीं जाने देते हैं, कहते हैं नहीं बाकी सारी बातें ठीक है, चाय पी के जाओ लेकिन पैसे दे दो। तो एग्जाम सुनते ही सब भूल गई, बहुत बढ़िया, सही है, नहीं एग्जाम पे फोकस करो यार। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, अ चाइल्ड इज शोन अ 3D मॉडल ऑफ 3 माउंटेन्स, एक बच्चे को 3 माउंटेन्स, 3 पहाड़ों के क्या दिखाए गए, फोटोज दिखाए गए, या 3D मॉडल। 3D मॉडल तो समझ रहे हैं जिसमें तीनों डायमेंशन दिख पा रही हैं, और पूछा गया अनदर पर्सन इज लुकिंग एट द मॉडल फ्रॉम अ डिफरेंट पोजीशन, यानी बच्चा मान लीजिए यहां खड़ा हुआ है पॉइंट ए पर, और एक और व्यक्ति है बी जो इधर खड़ा हुआ है। अब इस बच्चे से पूछा है, द चाइल्ड इज आस्क्ड टू डिपिक्ट द अदर पर्सन्स व्यू ऑफ द मॉडल बट इज अनेबल टू डू सो। बच्चे से पूछा कि अच्छा तुम्हें तो यहां से ये वाला एंगल दिख रहा है, उस व्यक्ति को क्या दिख रहा होगा, उस व्यक्ति को क्या दिख रहा होगा, यानी उस व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से क्या दिख रहा होगा। यानी
दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा, और समझ नहीं पा रहा बच्चा, बता ही नहीं पा रहा। कौन सी, क्या है ये ईगो सेंट्रिज्म है। क्या है ये? अहम केंद्रिता है। इसमें आप फंस गए। 47% लोग ही सिर्फ सही उत्तर दे पा रहे हैं, और गुरमीत कह रही थी इसको लड्डू क्वेश्चन कहते हैं, और यहां लोग रो रहे हैं आंसुओं से। देखिएगा, ईगो सेंट्रिज्म यानी आत्म केंद्रिता। अलग से अभी हम अवेलेबल कराते नहीं है, शायद जब कराएंगे तो बता देंगे। आत्म केंद्रिता कह लीजिए आप इसको, या अहम केंद्रिता कह लीजिए। बच्चा दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा। ठीक है, बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा? दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा। वो दूसरे के एंगल से नहीं देख पाएगा कि सामने वाले व्यक्ति की नजर से क्या दिखेगा, वो ये नहीं समझ पा रहा। अब इस स्थिति में क्या होगा? बच्चा क्या है, अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। 2 से 7 वर्ष में ये समस्या आती है। तो ये ईगो सेंट्रिज्म की प्रॉब्लम है। देखो, एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि वो सजीव चीज को निर्जीव समझ रहा है या निर्जीव को सजीव समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे के पर्सपेक्टिव को ना समझ पाना क्या कहलाता है? बताओ, ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता। बच्चा सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव को देख पाता है। आय वाला कॉन्सेप्ट उसका सेल्फ सेंटर्ड है वो। ठीक, ऑब्जेक्ट परमानेंस तो ये होता है कि वस्तु स्थायी है कि नहीं है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग तो भैया बाद में जाकर के कहीं आएगी। ठीक है, नहीं, यहां पे प्रॉब्लम क्या है? द चाइल्ड इज इलस्ट्रेटिव ऑफ। ये नहीं पूछा कि किसकी कमी है। कमी होती तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग हम कह सकते थे एक बार को, लेकिन पूछा है कि सही तरीके से नहीं कर पाता, इसका मतलब ये क्या दर्शाता है? तो ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं दर्शाता है, क्योंकि हाइपोथेटिकल थिंकिंग में तो आप बता देंगे इमेजिन करके, हाइपोथेसिस करके, कल्पना करके। यहां तो कल्पना है ही नहीं, परिकल्पना कहां से करेगा बच्चा? समझ पा रहे हैं ना बात को? एडुटेक क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए फंसना नहीं है इसको। डी ऑप्शन में जो लोग कंफ्यूज कर रहे थे, मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 5 सवाल और हैं आपके। बी ऑप्शन कह रहे हैं 73% लोग। जीन पियाजे प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज डैश दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से क्या होती है? भिन्न होती है या नहीं होती है? बिल्कुल भिन्न होती है। लेकिन कैसे भिन्न होती है? नॉट डिफरेंट, ऐसा नहीं है मतलब बच्चा भी सेम सोच रहा है और आप भी सेम सोच रहे हैं। वाह वाह, क्या बात क्या बात। क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम, यानी गुणात्मक रूप से भिन्न है, या क्वांटिटेटिवली? तो क्वांटिटेटिवली तो सेम होती है, अमाउंट सेम है। बच्चा भी सोचता है, आप भी सोचते हैं। वो खाने के बारे में सोच रहा होगा, आप अपने ब्रेकअप के बारे में सोच रहे होंगे। प्रकार अलग हो जाएगा। काइंड इज डिफरेंट, क्वालिटी अलग है थॉट की। आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोच सकते हैं कई बार, या डिफरेंट तरीके से अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार। तो काइंड में अंतर होता है, क्वांटिटी में नहीं, मात्रा में नहीं, अमाउंट में नहीं। प्रकार या क्वालिटी अलग होती है थॉट की। एक 2 साल का बच्चा और एक 16 साल का या 26 साल के व्यक्ति की थॉट तो बच्चे को भी आ रहे हैं, आपको भी आ रहे हैं, विचार तो दोनों के दिमाग में है, बस प्रकार अलग है विचारों का। ठीक है ना? क्वाइट सिमिलर नहीं होते। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है सवाल 16? बताइएगा, फटाफट से बताइएगा बिना परेशान हुए। लेव वाइगोस्की referred to the difference between what a child can do on his own and what can be accomplished with some assistance as, यानी बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और कुछ सहायता यदि उसको मिल जाए तो तब क्या कर सकती है। यानी आप स्वयं से 70 नंबर ला रहे थे, आपने लेट्स लर्न देखा, अब आप लेके आने लग गए कितने नंबर? 110 नंबर। तो ये क्या हुआ? जो आप खुद से कर सकते हैं, जो किसी की सहायता से कर सकते हैं। इस असिस्टेंस को जो सहायता मिली है, ये किस दायरे में होगी ये पूछा है ना? इसके बीच के अंतर को क्या कहेंगे? तो मैंने आपके साथ जब हम मैराथन सेशन कर रहे थे अभी कुछ ही दिन पहले, 8.5 घंटे की 4 सेशंस हैं आपके सामने सीडीबी के, क्योंकि इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्यादा। तो हमें ये पता है कि ये जो असिस्टेंस है, यहां पे ये नहीं पूछा कि असिस्टेंस को क्या कहेंगे। असिस्टेंस को तो स्कैफोल्डिंग कह देंगे साफ भाषा में, बट हमसे हेल्प को क्या कहेंगे ये नहीं पूछा। हमसे पूछा है कि जो बच्चा खुद से कर सकता है, डिफरेंस दोनों के बीच का अंतर क्या है? जो आप खुद इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं और जो किसी की सहायता से कर सकते हैं, इसके बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। जो आप खुद से कर सकते हैं, जो किसी की सहायता से कर सकते हैं, यही है वो संभावना का दायरा जहां पे आपका विकास, संभावित विकास, प्रॉक्सिमल या पोटेंशियल डेवलपमेंट हो सकता है यदि हेल्प मिल जाए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी कोई ऑप्शन बनता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से। तैयारी हम करेंगे, एनर्जी बना के रखनी। अगर आप अगले 1 हफ्ते तक या जब तक भी आपका पेपर हो रहा है आप चैनल से भी बने हुए हैं तो भी पेपर नहीं रुकेगा। अगेन बस थोड़ा मन से समझ के पढ़ाई करनी है, घबरा करके ऐसा नहीं हो जाना है कि जैसे पता ही ना हो, कहीं से अचानक से प्रकट हुआ हो पेपर, आपको पता था पेपर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट इज करेक्ट
फ्रॉम वाइगॉस्कियन पर्सपेक्टिव, वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग थॉट और लैंग्वेज पे क्या बात है। देखिएगा, आपको पता है पियाजे कहते हैं पहले थॉट आएगा बाद में लैंग्वेज, ठीक है ना, ये टीएलपी से याद रखिएगा, थॉट पहले आता है लैंग्वेज से, ये कहते हैं पियाजे, इसलिए टीएलपी कह रहे हैं थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज, यानी पहले विचार आ जाएगा फिर भाषा आएगी। इस पेन को देख के दिमाग में विचार पहले आने लग गया होगा, भाषा बाद में सीखी होगी बच्चे ने, किसको पेन कहते हैं, ये पियाजे कहते हैं, लेकिन पूछा क्या है वाइगॉस्की के बारे में। तो लैंग्वेज फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस, यानी भाषा जो है वो उच्च मानसिक क्रियाओं को सुसाधित करती है, हेल्प करती है, यानी हमारे संज्ञान को बेहतर बनाती है। यही बात तो कही थी अभी घुमा के एक और क्वेश्चन में। लैंग्वेज हिंडर करती है डेवलपमेंट को, भाई वाइगॉस्की तो लैंग्वेज को टूल मानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये तीन चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी रोल, ऐसा कैसे कह देंगे भाई। थॉट अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने ये कह दिया थॉट अलग होता है लैंग्वेज अलग होता है ना, या इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, ये नहीं है प्रॉब्लम। बात यह है कि जो लैंग्वेज है वो आपके और मर्ज हो जाते हैं एक टाइम के बाद, पहले पैरेलली चलते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, बाद में मर्ज हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमेशा के लिए ही इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। 18 क्वेश्चन देखिए, रिस्पॉन्डिंग टू हाइंस डिलेमा, रूही सेज स्टीलिंग द ड्रग इज रॉन्ग अंडर एनी सर्कमस्टेंस बिकॉज इट इज रॉन्ग टू स्टील। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, रूही इज एट, यानी हाइंस दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत बात होती है, यानी किसी की जान भी बचानी हो तब भी चोरी गलत है, चोरी करनी ही नहीं चाहिए। हाइंस को वो दवा नहीं चुरानी चाहिए थी, अपनी वाइफ की डेथ हो जाती तो होने देता। ऐसा कौन कह रही है? रूही कह रही है। रूही किस लेवल पे है बेचारी अभी, बताइए फटाफट से। प्री कन्वेंशनल पे है, पनिशमेंट और ओबीडियंस की बात कर रही है क्या? नहीं, उसने ये नहीं कहा कि पनिशमेंट मिलेगी। अगर रूही का रीजन ये होता, तर्क ये होता इस बात का कि चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पनिशमेंट मिलती है, जेल जाना पड़ेगा, तब ए ऑप्शन हो जाता। लेकिन अभी रूही ने कहा है चोरी करना ही गलत बात है, नियमों को तोड़ना ही गलत बात है, नियम नहीं तोड़े जा सकते, रूल्स आर रिजिड एंड फिक्स्ड। तो ये है लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं। 50% लोग इसका सही उत्तर दे रहे हैं। प्री कन्वेंशनल में ये पर्सनल रिवॉर्ड है, ये थोड़ी लिखा है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, कुछ अपना फायदा हो तो चोरी कर लो, नहीं तो नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं लिखा। पोस्ट कन्वेंशनल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। देखिए इसको आप दिल पे ले गए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में ऐसा नहीं होता कि रूल्स को बदला नहीं जा सकता, चोरी करना ही नहीं चाहिए, चोरी करना गलत बात है, ये सब बातें नहीं होती। यहाँ पे होता है कि एक इंडिविजुअल का भी राइट है और सोसाइटी में भी नियम बने रहे, बट नियमों को परिवर्तित किया जा सकता है, रेड लाइट को जंप किया जा सकता है यदि जान बचानी है किसी की। तो इस तरह की बात इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में होती है। ये 5th स्टेज है। लॉ एंड ऑर्डर है आपका 4th स्टेज, जहां पे नियमों को आप बदल ही नहीं सकते, नियम तोड़ना गलत बात है चाहे कुछ भी हो जाए। क्या समझे? सही समझे? सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये कहता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थियरी, यानी पियाजे की थियरी के अकॉर्डिंग कौन सी एक बात गलत है या कौन सी एक बात पियाजे के बारे में चर्चा नहीं करती, बताइएगा। बी ऑप्शन कह रहे हैं 58% लोग के पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे एनवायरमेंट पे एक्ट करते हैं, ये गलत है। नहीं नहीं, ये तो सी ऑप्शन है, तो सही है। बच्चा जहां एक्टिव है वो तो पियाजे कहेंगे ही ना, बच्चे को एक्टिव रखना है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, तो ये भी एक्टिव है, बच्चा यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, कह सकते हैं इसको, क्योंकि स्टेजेस की बात हो रही है और क्वालिटी में चेंज आ रहा है थॉट की, तो ठीक है ना। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस। इसकी बात तो भाई बिहेवियरिस्टिक लोग करते हैं, व्यवहारवादी, कि निरंतर अभ्यास कराओ, आंख बंद करके ड्रिल एंड प्रैक्टिस कराओ, वो थॉर्नडाइक कहेंगे, ये पियाजे या वाइगॉस्की नहीं कहते। तो बी ऑप्शन इज सही, क्योंकि यही है गलत और जो गलत है वही सही है। ये एकदम लड्डू क्वेश्चन था, गुरमीत के बेटे को बताएंगे हम ये बात। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। शेरिन क्या कह रहे हैं, मैम वाइगॉस्की पैरेलल लैंग्वेज एंड थॉट वाला क्वेश्चन किस टाइप का होगा, कंफ्यूजन है थोड़ा, अभी बता देंगे शेरिन, आपने बड़ी चिंता की। एक और क्वेश्चन है बोनस क्वेश्चन 21वां, उसके बाद आपको बता देंगे। डी ऑप्शन है 55% लोग। चलिए देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने कल भी आपके साथ इसकी चर्चा की थी, आज मैं समझा कम रही हूँ, कल बहुत डिटेल में समझाया था पियाजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग। तो एक बार कल वाला सेशन देख लेना जिन्होंने ना देखा हो, क्योंकि आज का आपको भी ये टेस्ट की तरह लेना है, पेपर पास आ गया है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं 20 का, डी कह रहे हैं कितने लोग, 74% लोग। चलिए बाकी ऑप्शंस को तराश लेते हैं। द थियरी हैज इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स, इन्होंने कब कहा कि विस्तृत परीक्षण होने चाहिए, मॉरल टेस्टिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए? नहीं। इट एस्टैब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन।
चलो मान लेते हैं ठीक होगा, है ना, कि मॉरल रीजनिंग के हिसाब से एक्शन लेता है इंसान, मान लिया। हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मॉरल फिलोसोफर्स, ऐसी कोई बात नहीं करते कोहलबर्ग। हिज थियरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी। क्या आपको ज्यादा पढ़ा लिखा ऑप्शन नहीं लग रहा? डी ऑप्शन, समझदार सूट बूट पहना हुआ मेरे जैसा नहीं लग, मजाक कर रही हूँ, मेरे जैसा नहीं लग रहा है ये ऑप्शन, है ना। आज लोग सीरियस हैं इसलिए मैं ऐसी फालतू बातें कर रही हूँ, देखिएगा। तो उनके सिद्धांत ने, ये आपको ज्यादा समझदार ऑप्शन लगेगा क्योंकि ये अच्छी बात कर रहा है। देखिए ये सिर्फ फालतू बात की इसने कि यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ये बात ठीक है, लेकिन इससे कहीं बेहतर ऑप्शन डी ऑप्शन है ना, इससे कहीं बेहतर ऑप्शन डी ऑप्शन है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बात कर रहा है कि भाई क्लियर रिलेशनशिप होता है मॉरल रीजनिंग और एक्शन के बीच, जो कि होता है, उसको नकार नहीं सकते। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन यहां है कि उनकी थियरी ने सपोर्ट किया है एक एसोसिएशन, एक संबंध। अब क्लियर होता है, कितना क्लियर है ये तो उन्होंने नहीं कहा, बट उन्होंने कहा एक एसोसिएशन है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं होता फिर भी एक बार को सोच सकते थे। हिज थियरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी, यानी जो मॉरल मैच्योरिटी है आपकी, या मॉरल रीजनिंग है कि आप मॉरली कितने मैच्योर तर्क देंगे, वो आपकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे डिपेंड करेगा, वो आपकी एज पे डिपेंड करेगा। तो आपकी रीजनिंग भी चेंज होती है एज के अनुसार। क्या समझे हैं? नहीं समझे हैं क्या? समझ गए, ठीक। बी गलत नहीं था, बट डी उससे ज्यादा बेहतर था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, आज के लिए आखिरी सवाल है, फिर हम बताएंगे आपको वाइगोस्की पैरेलल थॉट के बारे में क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी वाइगोस्की के अनुसार कौन सा एक तत्व है जो अधिगम को, लर्निंग को, सीखने को प्रभावित ही नहीं करता? बताइएगा फटाफट से। एसआर तो किसकी बात करता है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, व्यवहारवाद की, ठीक है, तो इसको तो इग्नोर ही कर दो, पियाजे वाइगोस्की की बात में इसका कोई काम नहीं है। स्कैफोल्डिंग हाँ हाँ, लैंग्वेज हाँ हाँ, सोशल इंटरेक्शन हाँ हाँ, लेकिन हमें तो नाना चाहिए था, क्योंकि छी यार इतना गंदे एग्जाम्पल्स में इतनी ज्यादा वाहियात, मेरे को गाना याद आ रहा है वो बचपन में। देखिएगा, अगर हम बात करें किस चीज की, वाइगोस्की कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज पैरेलल चल रहे हैं, समानांतर चल रहे हैं, 3 साल के बाद या धीरे धीरे जैसे जैसे एज आगे बढ़ेगी मर्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इनके अकॉर्डिंग थॉट और लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, है ना, ये बात हमें याद रखनी है। जबकि पियाजे क्या कह रहे हैं? पियाजे कह रहे हैं भैया थॉट प्रोसीड्स, थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स बट डिटरमिन्स लैंग्वेज, यानी थॉट ना केवल पहले आता है भाषा से, बल्कि भाषा को सुनिश्चित भी करेगा। मैं क्या बोलने वाली हूं, ये मेरे दिमाग में इतनी तेजी से विचार आया होगा, उससे सुनिश्चित हुआ है कि मुझे क्या बोलना है। ये बहुत तेजी से होता है तो इसलिए पता नहीं लगता, तो पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है, ऐसा पियाजे कह रहे हैं। और विचार ही भाषा को निर्धारित करता है, ऐसा पियाजे कह रहे हैं। जबकि वाइगोस्की क्या कह रहे हैं? वाइगोस्की कह रहे हैं दोनों पैरेलल चल रहे हैं और एक टाइम के बाद मर्ज हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का कोई रिश्ता नहीं है एक दूसरे से, या फिर ये प्रभाव नहीं डालेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। महत्वपूर्ण दोनों के अनुसार है, अगर देखा जाए लैंग्वेज भी दोनों के अनुसार महत्वपूर्ण है और थॉट भी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या? आप बेस्ट टीचर हो। अरे हम सब बेस्ट हैं यार, सब बढ़िया है अपनी अपनी जगह, आपको जहां से जैसे समझ में आए सब बढ़िया है। बाकी मेरी कोशिश रहती है पूरी ऑनेस्टी और पूरे बेस्ट तरीके से किस तरह से हम टू द पॉइंट और कट टू कट चीजें समझ के आपको बिना मैनिपुलेट किए, गुमराह किए। अलग अलग तरह के लोग हैं आजकल, खतरनाक, बट बहुत सारे टीचर्स अच्छे भी हैं ऑफ कोर्स, तो अच्छाई को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपको जो समझ में आए आप सीखिए, है ना, कुल मिला के फायदा आपका होना चाहिए। चलिए ध्यान रखिए, बेस्ट टीचर आप लोग की तरह हर स्कूल सिटी विलेज में चप्पे चप्पे में होने चाहिए। अब आप बन तो रहे हैं पूजा, अब आप यही तो करेंगे आगे जाके, और बाकी देश भर में अलग अलग स्कूल्स में लेट्स लर्न से सीख करके जाने वाले लर्नर्स भी हैं जो टीचर्स हैं, तो वो अपने आप में ही अच्छे होंगे, हम ऐसा मान रहे हैं। ठीक, चलिए टेक केयर।